हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हम लोगों ने कुछ ख़त्म किया था, 2 वीडियो मैंने बनाया है और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखो। और अगर देखोगे तो ही आगे, जैसे हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसको आप अगर शुरुआत से नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक कहानी के जैसा ही हम समझाने का कोशिश किए। यही कारण है कि थोड़ा हम स्लाइड्स में आए, स्लाइड्स बनाए हैं, पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं, ताकि पॉइंट में और ऐसे भी जो स्टूडेंट्स लोगों को, हम लोगों को जो था ना, पॉइंट्स वाइज थोड़ा ज़्यादा याद रहता है, तो उसी को कवर करने का कोशिश कर देंगे। कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर हम थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला है, यहाँ पर कहा जा रहा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक जो हम लोग देखे थे उसमें तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ, नेशनलिज्म क्या है, कैसे हुआ कैसे हुआ। ये अब देखेंगे हम लोग कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे धीरे 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 फैला, कैसे लोगों तक पहुंचा, कैसे लोगों के अंदर ये जागा कि नहीं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जरूरी है। ठीक है ना, ये सब चीज़ को देखेंगे। फिर और भी अलग तरह का टॉपिक देखेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। लगभग 10-12 स्लाइड्स होगा, ख़त्म करेंगे आज हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये बताता है, हाँ एक सेकेंड, हम ये कवर कर लेते हैं थोड़ा, ये अच्छा रहेगा। हाँ, पहला पॉइंट ये बताता है, इन 18th सेंचुरी द यूरोप देयर वेयर नो स्टेट्स एज वी नो टूडे। यानी कि जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, ठीक है ना, कि यूरोप में जिस हिसाब से बना हुआ था 18th सेंचुरी में, उस हिसाब से कोई भी नहीं था जैसा कि आज यूरोप दिख रहा था। ठीक है, यानी कि यूरोप जैसा आज था 18th सेंचुरी में वैसा नहीं था। देयर वेयर नो स्टेट्स एज वी नो टूडे, यानी कि पहले के टाइम पर अलग अलग स्टेट्स नहीं थे। दूसरा ये टॉपिक पॉइंट है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। जर्मनी है, इटली है एंड स्विट्जरलैंड है, डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेज एंड कैंटन। यानी कि जो जर्मनी था, इटली था, स्विट्जरलैंड था, ये सब सब अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ था, अलग अलग, जहाँ पर अलग अलग राजा थे, अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, ये सब चीज़ में बटा हुआ था। तीसरा टॉपिक है द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। यानी कि अगर ईस्टर्न यूरोप का बात किया जाए और सेंट्रल यूरोप का बात किया जाए, अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की वेयर डाइवर्स पीपल लिव्ड। और वहाँ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में क्या चल रहा था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से समझिए कि वहाँ पर निरंकुशता ऑलरेडी था, यानी कि मोनार्की सिस्टम, राजा रानी का कहानी चल रहा था, ये सब चीज़ चल रहा था। और वहाँ बहुत तरीके के लोग भी रहते थे ना, डाइवर्स पीपल लिव्ड। दे डिड नॉट लिव्ड इन अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना। ये लोग, मतलब इन लोगों के बीच में कोई समानता नहीं था, मतलब एकजुटता होकर लोग नहीं रह पाते थे, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं था, एकजुटता होने का कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं था। और कॉमन कल्चर, और ना ही कॉमन कल्चर था, ठीक है, ना कलेक्टिव आइडेंटिटी था और ना ही कॉमन कल्चर था। दे यूजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे, और बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग इथनिक ग्रुप से, इथनिक ग्रुप का मतलब हो गया अलग अलग धर्म से बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना। ना ये अलग अलग, सॉरी, ना ये एक लैंग्वेज बोलते थे, ना ही एक धर्म से बिलोंग करते थे। ओके, इसमें आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग एम्पायर जो था ना, द हैप्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एक मैप है, ये है ऑस्ट्रिया का मैप, सॉरी हंगरी का मैप, और यहाँ पर आपको कहीं ऑस्ट्रिया दिखेगा। हम इसको रेड से करने का कोशिश करते हैं, हाँ, तो आपको पता चलेगा। देखिए ये है आपका हंगरी और ये है आपका ऑस्ट्रिया, है ना, ये सब है। तो इसमें ये कहा गया है, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। पैच वर्क का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि सब लोग डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पीपल, सब लोग मिलजुल के रहते थे, खिचड़ी बना हुआ था। ओके, अल्पाइन रीजन में सच एज टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहीमिया। यानी कि अगर अल्पाइन रीजन का बात करते हैं तो इसमें आ जाता है टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड, और उसके साथ बोहीमिया भी। एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रोमिनेंट, और वहाँ भी एरिस्टोक्रेसी चल रहा था, और प्रिडोमिनेंटली जो था ना वो जर्मन स्पीकिंग था। मतलब वहाँ के जो लोग थे,
एरिस्टो जो मोनार्क थे ना, वो राजा रानी लोग जो थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे ना, वो सॉरी वो लोग जर्मन स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकर लोग थे, प्रिडोमिनेटली ज़्यादातर करके जर्मन स्पीक ही करते थे, बोलते थे. ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्बार्डी एंड विनीशिया. अगर लॉम्बार्डी और विनीशिया में देखा जाए तो वहाँ कौन से लोग थे, कौन सा भाषा बोल रहे थे वो लोग, इटालियन भाषा बोल रहे थे. इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार. हंगरी में आधा से ज़्यादा लोग क्या बोल रहा था भाई, तो मैग्यार बोल रहा था. एंड अदर हाफ विथ अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स. और अदर हाफ जो था ना वो अलग अलग भाषा में लगे हुए थे, मतलब अलग अलग भाषा, यानी कि कुछ भी मिला जुला नहीं था, एक कॉमन चीज़ नहीं था. ठीक है. अगर गैलीशिया देखा जाए, गैलीशिया एरिस्टोक्रेसी स्पोक इन पॉलिश. अगर गैलीशिया में देखा जाए तो वहाँ जो शासन जो कर रहे थे ना, वहाँ के जो लोग एरिस्टोक्रेट्स जो लोग थे वो क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे. यहाँ पर बहुत सारा देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर. ये जितना भी ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये जब सब सारा का सारा जो है ना हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आता है. उसका साइन ये था हैब्सबर्ग एम्पायर का. ये जैसे नाजी का था ना, ये स्वास्तिक टाइप का बना हुआ था, उसी तरीके से उसका अपना अपना सबका सिंबल होता है. चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ. नॉर्थ में कौन कौन मिले थे भाई, बोहेमियंस मिले थे और स्लोवाक्स मिले थे. स्लोवीन्स इन कैरोलिना. कैरोलिना में मिले थे कौन, यानी कि कैरोलिना में थे स्लोवीन्स. क्रोट्स टू द साउथ. साउथ के साइड्स में अगर देखा जाए तो क्रोएशिया, जिसको क्रोट्स भी बोलते हैं. एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में कौन थे, रोमन. तो ये सब लोग अलग अलग थे. इससे ये पता चलता है कि मतलब लोगों में एकजुटता नहीं था, कहीं कोई रह रहा है, कहीं कोई टाइप का लोग रह रहा है, कहीं कोई टाइप का लैंग्वेज बोला जा रहा है ना, कहीं कोई टाइप का इतनी ग्रुप्स यूज़ किया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है, ये सब चीज़ चल रहा था. अब इसी के बेसिस पर यहाँ लिखा गया, ऑल ऑफ दिस डिड नॉट शो अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. ठीक है ना, इन लोगों में कोई सेंस नहीं दिख रहा था पॉलिटिकल यूनिटी. एक होता है ना एकता बना कर रहना, मिलजुल कर रहना, वो चीज़ नहीं दिख रहा था. द ओनली ब्रिज इन दीज डिफरेंट ग्रुप वॉज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्पेयर. ये इन लोगों में सिर्फ एक ही चीज़ जो कॉमन था वो था कि इन लोगों पर एक एम्पेयर शासन कर रहा था, मतलब राज कर रहा था. ठीक है. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो गेट सेट लर्न को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा. ओके, अब आगे आते हैं. आगे क्या कहा जा रहा है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. अब आता है कुलीन वर्ग. एरिस्टोक्रेसी मतलब वही जो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर था, एरिस्टोक्रेट था, और मिडिल क्लास में आते हैं थोड़ा सा, है ना. अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. मतलब कि जिनके पास ज़्यादातर करके ज़मीन था, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, वही लोग डोमिनेंट क्लास थे. किस पर, कॉन्टिनेंट में, यानी कि उस जगह पर, उस उपमहाद्वीप पर सबसे ज़्यादा लोग कौन थे, जिनके पास अपना ज़मीन, अपना सब कुछ था. ये वो मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाई ए कॉमन वे. इन लोगों के जो मेंबर थे ना, एक कॉमन वे से यूनाइटेड थे, एक कॉमन तरीके से यूनाइटेड थे, ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, है ना. यूनिफाइड बाई ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन. रीजनल डिवीजन से इनको कोई मतलब नहीं था, यानी कि इनसे कटे हुए थे. ये लोग मिल के थे, मतलब कि एक दूसरे से कुछ समानता रखे थे. दे ओन प्रॉपर्टी एंड टाउन हाउस. इन लोगों के पास प्रॉपर्टी भी था, टाउन हाउसेस भी था. स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. ये लोग फ्रेंच का यूज़ करते थे कहाँ पर, डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी में. हो गया. फैमिलीज वे आर कनेक्टेड थ्रू मैरिज. जो भी कनेक्शन था फैमिलीज के लिए वो मैरिज के थ्रू, यानी कि शादी के बंधन में बन जाते थे. दे वेयर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप. ये अगर देखा जाए तो इनका जो ग्रुप जो था ना एरिस्टोक्रेसी का, वो छोटा ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था. मेजर पॉपुलेशन मेड ऑफ द पीजेंट्री. ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो था ना, ज़्यादातर अधिकतर पॉपुलेशन क्या था भाई, किसान के रूप में था, काम करने वाला. वेस्ट में अगर आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ये डायरेक्शन में क्या क्या कौन कौन लोग था. वेस्ट में टेनेंट्स ज़्यादा थे, जो कि ज़मीन पर ये रेंट लेके काम कर रहे थे, रेंटर थे, किराएदार जैसे. स्मॉल ओनर्स, छोटे छोटे मालिक थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में अगर देखा जाए, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो लैंड होल्डिंग पीपल थे, कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स. ठीक है ना, यानी कि जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन था और सर्फ के थ्रू उनको कल्टीवेट किया जा रहा था. एक तरीके से समझ सकते हैं बंधुआ मजदूरी के तौर पर. इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स.
यानी कि अगर ये देखा जा रहा है कि अगर वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का ग्रोथ हो रहा है तो समझ लो कि वो टाउन का ग्रोथ हो रहा है। और ये ज़रूरी भी है, किसी भी जगह पर भी अगर रह रहे हैं तो हम लोग इंडस्ट्रियल में अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब उस जगह का पूरा होलिस्टिकली ग्रोथ भी हो रहा होगा। इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस मतलब व्यापारी वाला लोग, ठीक है ना, हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट में कैसा प्रोडक्शन है, मार्केट में कैसा माल आ रहा है, उसके बेसिस पर अलग अलग कमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस होता है, वो लोग आते हैं। इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अगर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो दीज आर स्मॉलर इन नंबर, ये सब लोग बहुत छोटे थे, बहुत कम थे। सॉरी, एक टॉपिक छूट गया मेरा। इन फ्रांस एंड जर्मन इट ऑकर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। मतलब इंग्लैंड में आया 18th सेंचुरी के हाफ तक आ गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मन में कहाँ पहुंचा है, 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज आर स्मॉलर इन नंबर। अगर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को देखा जाए तो ये बहुत छोटे नंबर में थे, ये बहुत छोटे फॉर्म में थे। एंड द एबोलिशन ऑफ आफ्टर द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, यानी कि मतलब जब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को अगर हटाया गया, मतलब कि उखाड़ फेंका गया, एबॉलिश किया, उसके अगेंस्ट हुआ, एडुकेटेड एंड मिडिल क्लास गेन्स द नेशनल यूनिटी। और जो एडुकेटेड और मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो लोग में यूनिटी आया। जाहिर सी बात है, एरिस्टोक्रेट को हटाना ही पड़ेगा अब थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सब लोगों से काम करवा रहे थे, बहुत सारा अधिकार नहीं दिए हुए थे, है ना, ये सब चीज़ था। तो आफ्टर द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एडुकेटेड एंड मिडिल क्लासेस गेन द नेशनल यूनिटी। क्लियर? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गेट सेट लर्न। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है भाई, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या चीज़ बताता है हम लोगों को, ये चीज़ हम लोगों को देखना है ना। द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग। मीनिंग फ्री, आज़ादी, मतलब लिबरलिज्म का मतलब हो गया मीनिंग फ्री, आज़ादी। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब ये एक इंडिविजुअल के लिए आज़ादी का काम करता है, यानी कि आज़ादी के लिए है, और अगर पूरा का पूरा सभी लोगों को देखा जाए तो सभी लोगों को कानून के समक्ष एक समान रखने का है। तो लिबरलिज्म ऐसा ही हो सकता है, सबको आज़ादी मिले और सभी को कानून के सामने एक जैसा माना जाए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट हुआ और चलते आया, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म जो है ना, वो धीरे धीरे क्या कि ऑटोक्रेसी और क्लरिकल जो प्रिविलेजेस था, क्लरिकल जो राजशाही लोग जो थे, उसको हटाया ही जा रहा था। ठीक है, अब है अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब जो हो रहा था, जो भी चल रहा था, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जो और भी कुछ रूल बनाया जा रहा था, वो सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा था, पार्लियामेंट के थ्रू होता था। संसद बनाया गया था और उसके थ्रू चल रहा था। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी जो लिबरल्स थे, है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी मतलब कि जोर देते थे कि सब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और पहले फ्रेंच लोग में नहीं बोला गया था। इक्वालिटी जो फ्रेंच उसके पहले जो चल रहा था एरिस्टोक्रेसी में, ऐसा नहीं था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सबको इक्वालिटी दे दिया गया, सबको समानता का अधिकार दे दिया गया तो मताधिकार भी सबको मिल जाएगा, वोट देने का भी अधिकार सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन ओनली। यानी कि जिसके पास अपना प्रॉपर्टी है वही सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन दे सकता है, वोट दे सकता है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स, did not did all adults male enjoy suffrage।
कुछ समय के लिए जो जैकोबिन क्लब्स, देखिए ये जैकोबिन क्लब्स है, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब्स में जो रहने वाले जो लोग थे, जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे, उनको कुछ समय के लिए मिला था, उसके बाद फिर बंद ही हो गया वो। द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन, ठीक है। ये मतलब कि लिमिटेड सफरेज का मतलब ये हो गया कि उनको एक कम अधिकार के थ्रू लाया गया, यानी कि सीधा वुमेन्स को बोल दिया गया क्या कि ये लोग अभी माइनर हैं और इनको फादर और हस्बैंड के अंडर ही रहना पड़ेगा, उनके साथ ही रहना पड़ेगा, अभी उन लोगों को ये सब कोई अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, उन्हीं के अंदर में रहना पड़ेगा, उनके हिस्से में सौंप दिया गया, उनको सौंप दिया गया है जितना भी वुमेन्स। यही कारण था कि ये लोग कभी कभी क्या बोलते थे, अपोज करते थे कि नहीं हम लोग को भी अधिकार है, वुमेन्स को भी अधिकार है वोट देने का, ये वो सब करने का। तो नेपोलियनिक कोड में ऐसा कुछ था। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ओके, वुमेन हैड नॉन प्रॉपर्टेड मेन वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टेड मेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जो वुमेन थे वो और नॉन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, वो लोग प्रोटेस्ट किए और उनका डिमांड ये था कि हम लोग को भी पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, हम लोग को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये था व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। यहाँ पर वोट हो गया, ये जैकोबिन क्लब था। चलिए आगे देखते हैं, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फेयर। अब यानी कि अगर मान लीजिए कि जो फ्रीडम है वो इकोनॉमिक स्फेयर में, यानी कि एक आर्थिक फॉर्म में कैसे मिला, सब लोग को कैसे देखने को मिला वहाँ पर उस टाइम। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। अगर मार्केट के बेसिस पर देखा जाए तो उसमें फ्रीडम क्या होना चाहिए भाई, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स कि हम जहाँ चाहें वहाँ सामान जाकर बेच सकें, कुछ कर सकें मार्केट में, एंड द एबोलिशंस ऑफ स्टेट इम्पोज, और जितना भी बीच में जो इतना कर लग रहा था ना, टैक्सेस लग रहा था, वो सबको एबोलाइट किया जाए, एबोलिशन किया जाता है, हटाया जाए, ठीक है ना, और जिसके कारण से किया जाए जिसके कारण से सभी लोगों को परेशानी ना हो, बिजनेसमैन अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकें, पूरे गुड्स और कैपिटल पर जितना भी तरह का टैक्स लग रहा है उसको हटाने के लिए बोला गया था। फिर नेक्स्ट में है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ रॉन्ग डिमांड, दिस वाज अ रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिमांड, हम रॉन्ग पढ़ रहे थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लासेस। 19th सेंचुरी में मिडिल क्लासेस जो है ना बहुत ज़्यादा एमर्ज किए, बहुत ज़्यादा ऊपर आए, ठीक है। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, वो तो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो अच्छा कर ही रहा था, ठीक है, तो वो लोग क्या किया कि जो बहुत छोटा छोटा जो प्रिंसिपैलिटीज़ जो बना हुआ था, छोटा छोटा राज्य टाइप का बना हुआ था ना, उसको उठा कर कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में चेंज कर दिया, यानी कि बहुत सारा को उठाकर क्या किया 39 में समेट दिया, 39 स्टेट्स ही रहेगा। ईच ऑफ दिस पजेज इट्स ओन करेंसी, ईच ऑफ दीज पजेज इट्स ओन करेंसी, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्या कि सबका करेंसी अलग कर दिया 39 का, सब जगह वेट एंड मेजरमेंट्स का वैल्यू अलग कर दिया, जिसके कारण से बहुत समस्या हुआ। क्या समस्या हुआ, अब मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, अगर कोई आदमी 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है टू सेल हिज गुड्स, अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना होता था और हर बैरियर पर 5% तक का टैक्स उसको देना पड़ता था। उस हिसाब से देखा जाए तो 50-55% तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, हर रीजन का अपना अलग अलग क्या था, मेजरमेंट था और वेट मेजरमेंट था, ये सब वेट एंड मेजर्स का नापने का, ये वो वजन करने का सबका अलग अलग था। मतलब यहाँ का कुछ खरीदो तो यहाँ मान लो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 किलो हमारे लिए हो गया 1000 ग्राम, उसके लिए 900 ग्राम हो रहा है, कहीं और जाओ तो 700 ग्राम हो रहा है, कहीं और जाओ तो 1200 ग्राम हो जा रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो दिक्कत होगा ही। तो द मीज़र ऑफ क्लॉथ, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, द मीज़र ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द इले, इले नाम का एक ये था, टैक्स लगता था, विच इज़ ईच रीजन स्टूड, सॉरी इले एक मेजरमेंट यूनिट था, ईच रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेथ, सबको अलग अलग ये बताया गया था कि क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा कह सकते हैं इसको, इले जो था ना एक मेजरमेंट यूनिट था मेज़र करने का यूनिट था, जो कि सब जगह अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नंबर्स में मिलता था। कैसा था भाई, सब जगह अलग अलग मापा जाता था इसको बेसिस पे। इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट में कोई कपड़ा खरीदता है
तो ओ डी यू गेट 54 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि 1 इले, इसका मतलब 54.7, यानी कि एक इले में अभी कितना हो रहा है भाई 54.7 सेंटीमीटर, 54.7 सेंटीमीटर हो रहा है। मेंस में क्या हो रहा है, दैट इज़ 55.1 सेंटीमीटर हो रहा है। फिर न्यूरेमबर्ग में क्या हो रहा है भाई 65.6 सेंटीमीटर हो रहा है। और फिर और फ्रेबर्ग में क्या हो रहा है 53.5 सेंटीमीटर हो रहा था। देख लीजिए, एक ही यूनिट है इले, ठीक है ना, एक ही यूनिट है, लेकिन इसका मेजरमेंट अलग अलग है। तो बहुत सारा परेशानी होता था। ऑब्स्टेकल, अब जिसके कारण से क्या हो गया भाई, ये ऑब्स्टेकल बना हुआ था, एक बाधा बना हुआ था टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। होगा ही, इतना समस्या होगा तो कैसे कोई सामान को बेचेगा, कैसे कोई खरीदेगा, कैसे ग्रोथ करेगा। तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होने लग गया, आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशंस ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। बहुत सारा लोग अपोज करने लगे कि नहीं, यूनिफाइड टेरिटरी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, मतलब सब जगह एक जैसा मेजरमेंट, एक जैसा करेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को देखते कुछ समय के बाद बोलते बोलते होता है ना, कुछ टाइम में टाइम लगता है, तो बोलते खुशखबरी आया है। वाह, क्या खुशखबरी आया है। खुशखबरी क्या आया भाई, तो खुशखबरी ये था कि 1834 में a custom union और जोल्वेरियन was formed at the initiative of पुरुषिया के इनिशिएटिव पर, यानी कि उसके चालू करने पर जोल्वेरियन नाम का एक क्या आया भाई, कस्टम आया, एक टाइप का टैक्सेस आया, ज्वाइन बाई कस्टम यूनियन बना, जिसमें ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, सारा का सारा जर्मन स्टेट को ज्वाइन किया गया। ठीक है, द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ये क्या किया, सारा का सारा टैरिफ बैरियर्स को हटाया। इस ग्रुप का यही करना था कि सब टैरिफ बैरियर्स को हटाओ एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी कि सारा का सारा टैक्स बैरियर जो था ना सबको हटाया गया, और जो 30 से प्लस करेंसी था उसको 2 में ले आया गया। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और उस टाइम में जो नेटवर्क जो बन रहा था रेलवे का, और रेलवे का जो आवागमन चालू हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया किसको भाई, इकोनॉमिक को। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसको जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया है नेशनल यूनिफिकेशन में। ठीक है ना, लोगों तक पहुंचा बात, जल्दी जल्दी लोग एक दूसरे के पास गए, बोले, व्यापार हुआ, व्यापार के थ्रू थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ा, जिसके कारण से सब लोग को ये पता चला, और उसके लिए वो अच्छा भी था। A wave of economic nationalism, एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम, मतलब एक तरह का वेव चला, एक तरह का बहाव हुआ, क्या चीज़ भाई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हो गया। देखा लो कि जब ये आर्थिक फॉर्म में, यानी कि इकोनॉमिक स्फेयर में जब इतना अच्छा हो सकता है, तब तो फिर पूरा का पूरा नेशन में भी अच्छा हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा नेशन में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का बड़ा अच्छा काम किया था कौन भाई, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक में तो ये लोग मिल गए, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये थे, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हैं फ्रेडरिक लीस्ट। ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ये प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी में कोई यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। इनका क्या कहना था, द एम ऑफ द जोल्वेरियन, ये जोल्वेरियन के मतलब फेवर में थे। द एम ऑफ द जोल्वेरियन इज़ टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली, इनका कहना था जोल्वेरियन जो आया ना, वो लोगों को, यानी कि जर्मन लोगों को एकजुट किया इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली स्ट्रेंथन किया, एज मच बाई प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाई स्टिमुलेटिंग इन इंटरनल। अंदर से तो इसको मजबूत किया है, बाहर से भी थोड़ा मजबूत किया, क्या बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्ट किया बहुत सारा चीज़ों से। मटेरियली प्रोडक्टिविटी, इंटरनल प्रोडक्टिविटी, इट्स आउट टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट, और यही काम किया किसको भाई, नेशनल सेंटिमेंट को राइज करने में, कि एक अपना राष्ट्र होना चाहिए, एक अपना राष्ट्रवाद होना चाहिए। सेंटिमेंट थ्रू अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, जो किस में तक पहुंचा, इंडिविजुअल तक भी पहुंचा, प्रोविंशियल इंटरेस्ट तक भी पहुंचा, ये था। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज दैट अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मीन्स टू इन जेंडर नेशनल फीलिंग। जर्मन पीपल लोगों को लगने लग गया कि इकोनॉमिक सिस्टम ही ऐसा चीज़ है, ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू ये नेशनलिज्म को ग्रैब किया जा सकता है, सभी लोगों में बनाया जा सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, या तो फिर पूरा का पूरा नेशन लेवल पर हो।
मतलब ये जो बंदा था ना वो ज़ोल्वेरियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके बारे में बहुत अच्छा बोला कि यही एक चीज़ है जिसके थ्रू, यानी कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके थ्रू आप राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग किया भी, आगे बढ़ा भी, जो इकोनॉमिक में हो गया तो इसमें भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया रूढ़िवादी, जो ट्रेडिशनल थॉट होता है ना, परंपरा पर सोच, ये वो ऐसा वैसा, वही लोग होते हैं। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में नेपोलियन गया हार, हार हो गया उसका। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्रिवन बाई अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यूरोपियन गवर्नमेंट जो था ना वो ड्रिवन किया जा रहा था किसके, चलाया किसके थ्रू जा रहा था, कंजर्वेटिज्म के थ्रू, यानी कि रूढ़िवादी लोगों के थ्रू। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट इस्टेब्लिश्ड, क्या बिलीव करते थे भाई, इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, लाइकली द मोनार्की, उनको मोनार्की चाहिए था, ठीक है ना, चर्च चाहिए था, सोशल हायरार्की चाहिए था, प्रॉपर्टी एंड फैमिली चाहिए था, शुड बी प्रिजर्व, ये सब सबको बचा के रखना चाहिए। यानी कि वो जो थे ना वो आज़ादी के खिलाफ थे, आज़ादी नहीं चाहते थे। चलो ये सब भी ज़रूरी है, उनका कहना था मोनार्की ज़रूरी है, हाँ सोशल हायरार्की ज़रूरी है, वाह रे वाह। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि ये जो रिवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब एकदम प्री फेज में है, उससे हम लोग रिटर्न नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, इन लोगों को रियलाइज हुआ कि ये लोग नेपोलियन के थ्रू जो चेंजेस किया गया आखिर क्या था, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। ठीक है, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन था वो स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत हो रहा था और भी तगड़ा हो रहा था, जिसको बोल सकते हैं इनिशिएटेड बाय नेपोलियन के थ्रू जो चालू किया था। दैट मॉडर्नाइजेशंस कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की, जो मोनार्की को और भी बढ़ावा दे रहे थे और भी थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहे थे। अब उन लोगों को लगा क्या, अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. यूरोप में ये सब का होना जरूरी है, मतलब बोल सकते हैं could strengthen, कहाँ चला गया, इतना भीड़ है, हाँ, अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन यूरोप। ये सब के थ्रू यूरोप में एक मोनार्की को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की बनाया जा सकता है। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स जो था ना 1815 के टाइम में, जैसे कि ब्रिटेन थे, रशिया थे, प्रूशिया थे, ऑस्ट्रिया थे, ये सब जो लोग मिल के जो नेपोलियन को हराया था, मीट एट वियना, वियना में मिलते हैं टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट इन यूरोप, जो कि बात करना चाहते हैं यूरोप के सेटलमेंट पर, यूरोप को कैसे लिया जाए, कैसे उसको सही किया जाए। द कांग्रेस वेयर वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, जो सभा जो अरेंज किया गया था ना वो किया गया था ड्यूक मैटरनिक के थ्रू, ठीक है, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, जो एक बना ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about the Europe during the Napoleonic Wars, है ना। यानी कि उन लोग का कहना था कि नेपोलियनिक वार के टाइम पर जो भी चेंजेस किया गया था वो सब को हटाना है, धीरे धीरे ख़त्म करना है। ओके, द बर्बन डिनेस्टी उस समय जो कि विच हैड बिन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर बर्बन डिनेस्टी को हटा दिया गया था, उसको फिर से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और जो टेरिटरी नेपोलियन के अंडर में था, जो लॉस्ट कर गया था, उसको भी धीरे धीरे लिया गया। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स वी वर रिस्टोर्ड पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, हाँ ये तो हो गया। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, यानी कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम इंक्लूड था, सेटअप इन द नॉर्थ, उनको नॉर्थ में लगाया गया, एंड जिनेवा वाज एडेड टू द साउथ, जिनेवा को साउथ में लगाया गया। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रूशिया को दिया गया अपना टेरिटरीज जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स के लिए, वो वेस्टर्न में यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में लगाया उसको।
ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न एंट्री, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न एंट्री का कंट्रोल दिया गया। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स उसको छोड़ दिया गया, यानी कि जो 39 स्टेट जो बना के गया था ना नेपोलियन, उसको छोड़ दिया गया, उसको टच नहीं किया गया। इन द ईस्ट, पूरब में रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, सैक्सनी जिसको बोल सकते हैं, यानी कि रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड दिया गया और जो प्रूशिया था उसको सैक्सनी दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बिन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। जो मेन इंटेंशन था ये सब करने का, ये सब था कि जो नेपोलियन के थ्रू जो मोनार्की क्रिएट किया गया था ना, उसको उठाकर फेंकना था एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, है ना, कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देना था। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये लोग तो चलो अभी तक लग रहा था कि कंजर्वेटिव है, चलो ठीक है, परंपरा बनना चाहिए, चलना चाहिए, चला भी रहा था, जैसे तैसे चल भी रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब समझ लेते हैं। अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस, है ना। ये लोग क्या करते थे, ये लोग का किस चीज़ पर विश्वास था भाई, तो ट्रेडिशन पर, परंपरा पर, संस्थान पर, और ये लोग जल्दी जल्दी चेंज करने के बजाय, मतलब जल्दी जल्दी ग्रोथ करने के बजाय धीरे धीरे ग्रोथ करना पसंद करते थे, धीरे धीरे चेंजेस लाते थे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म 1850 में हुआ क्या, यानी कि उस टाइम पर 1815 में क्या चला। कंजर्वेटिज्म रिजाइम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, यानी कि 1815 में जो कंजर्वेटिव राज्य मतलब कि रीजन जो बना, जो चारों तरफ जो फैला ना, वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मतलब एक तरीके से देख लो कि हम आए हैं, सबको आज़ादी कराएंगे, लेकिन हम ही शासन कर रहे हैं। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ये क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करता था, किसी को अपने खिलाफ सुन नहीं सकता था। एंड साउट टू कव एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन दैट लेजिटिमेसी, और उसको भी दबाने का कोशिश करता था, इवन मार ही देता होगा हमको जहाँ तक लगता है, जो उसके खिलाफ बोलता था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ। इम्पोज सेंसरशिप लगाया गया पूरी तरीके से, लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, यानी कि ऐसा तक कर दिया गया कि न्यूज़पेपर में क्या लिखना है वो हमसे पूछो, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, ये सब में आज़ादी का कोई चीज़ नहीं गाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं बोला जाएगा, ये लिबर्टी एंड फ्रीडम। सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये सब चीज़ को सारा का सारा इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया बैन। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेमोरी था ना, वो सब लोगों को थोड़ा करके आ रहा था। ऐसा लगा कि नहीं चलो फिर से लगता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया, कंटिन्यूड हो रहा है फिर से वही चीज़। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द पास। एक मेजर इशू उस समय ये आ रहा था कि सब लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उसका कि कुछ करो या ना करो, कम से कम प्रेस का, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रेस को हिंदी क्या बोलते हैं, प्रेस का अधिकार होना चाहिए लोगों को, कम से कम न्यूज़पेपर छापने का तो अपना अधिकार होना चाहिए, जो सच है वो तो छापने का अधिकार होना चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये होना चाहिए, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। इसमें देख लीजिए, इसमें कहा गया क्या, सब लोग को सबसे पहले मेन चीज़ था इसमें चुप रहना, चुप रहो सब काम होगा, ऐसा ही था। आगे देखते हैं रिवोल्यूशनरीज, अब धीरे धीरे रिवोल्यूशनरीज आए, कैसे कैसे लोग आए यहाँ पर रिवोल्यूशनरी, यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के टाइम पर द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यानी कि लोगों को जो लग रहा था, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट मतलब जो आज़ादी दिलाने का काम कर रहे थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको डर हो गया कहीं वो उनको दबा ना दिया, तो वो लोग बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ बना, स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया गया धीरे धीरे, है ना, जो कि रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रहा है और उसको आइडियाज़ दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि देखो ऐसा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो हम लोग ज़िंदगी और लाइफ टाइम ऐसे ही सब लोग के तलवे चाटते रह जाएंगे, हम लोग खुद से अपना कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब चीज़ था। Most of the revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. सब लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि एक नेशन स्टेट्स बनना बहुत ज़रूरी है, एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम अगर लाना है तो उसके लिए संघर्ष करके एक नेशन स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है, ओके। और गेट सेट लर्न को याद रखना भी ज़रूरी है ना। चलिए,
तो अब बात करते हैं, एक नया आता है रिवोल्यूशनरी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ग्यूसेपी मजीनी। हो सकता है हम स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग कर रहे हो, ऐसे स्पेलिंग यहाँ पर लिखा होगा ग्यूसेपी मजीनी, मेत्सीनी ऐसे बोला जाता है, सुनते हैं। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, यानी कि एक क्रांतिकारी के बारे में बात किया जा रहा है। 1807 में इनका जन्म हुआ, कहाँ, जिनेवा में। ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कैर्बोनरी, वो कैर्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। यंग मैन ऑफ 24 के एज में ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जेल भेजा गया इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग द रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में रिवोल्यूशन करने के एवज में उसको जेल भेज दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर, जिसके बाद उसने 2 और सोसाइटीज़ को फाउंड किया। फर्स्ट वन दैट इज़ यंग इटली इन मार्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, यंग इटली एंड यंग यूरोप, हुज मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, जिसमें मेंबर कौन बने, उसी के जैसे लोग जो थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप के थे, फ्रॉम पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से एंड जर्मन स्टेट से। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मानना ये था कि जो भगवान जो है ना, वो सारे सारे इंसान को नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से नेशन में रहने का हक दिए हैं, प्राकृतिक रूप से नेशन बनाने का हक है, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जितना भी नेशन होता है ना, वो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उनका उसका मानना था, बोलता था। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट्स एंड कंटिन्यू किंगडम्स। इटली जो था, अब वो मिला जुला असर नहीं देखने को मिला कि हाँ मिलजुल के सब लोग रह रहा है और समस्या हो रहा है। इट हैड टू बी फोर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। अब वो क्या हो गया, एक सिंगल यूनिफाइड पब्लिक बनने जा रहा था, नेशंस बनने जा रहा था, जो कि पहले कैसा था, सब मिला जुला लोग था। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये यूनिफिकेशन जो था इटालियन लिबर्टी के आधार पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर सेटअप इन जर्मनी। अब इसी के मॉडल पर क्या हुआ भाई, तो सीक्रेट सोसाइटी कहाँ बनाया गया, जर्मनी में बना, फ्रांस में बना, स्विट्जरलैंड में बना, पोलैंड में बना, अलग अलग बनते गया। क्या बनते गया भाई, तो सीक्रेट सोसाइटीज़। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की। मजीनी जो था ना, वो एकदम दयाहीन फॉर्म में मोनार्की का अपोज कर रहा था, मतलब दया नहीं था उसको, दया कर ही नहीं रहा था। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो विजन था, फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, जितना भी कंजर्वेटिव था ना, वो लोग को आंखों में डर देखने को मिल रहा था कि कहीं ये कुछ बवाल ना, बहुत बड़ा तरखाट ना मचा दे या ना कर दे, है ना। तो यही थे गब्बर ऑफ मोनार्की, मोनार्की को उठा के फेंकने वाले में से यही थे, और लग भी रहे गब्बर, ठीक है ना। मैट्रिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। मैटरनिक जो इसको यानी कि मोनार्की को, सॉरी, ये जो गब्बर जो थे ना, कौन थे, गुस्सीपी मजीन है, इसको ये बोला गया है कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारा सामाजिक समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, यही है गुस्सीपी मजीन। मतलब अभी तो एक ही तो आया है, अभी पता नहीं कितना आएगा, और ये वो काम करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। तो अब इसके आगे स्लाइड्स नहीं है, 11 स्लाइड्स था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक टॉपिक ख़त्म हुआ है, अब फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करेंगे। आशा है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ अगर आपको लग रहा है गलत, कुछ लग रहा है कि नहीं और भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, तो सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।